Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Literature Point. Guys, today we discuss some important questions of English literature and grammar with important key fact and all questions taken by your previous year question paper. So let's start friend. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 41 आता है, क्योंकि इसके पहले हम दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। इट मीन्स हम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा टारगेट है 40 to 60 क्वेश्चंस करने के। तो हमारा 41 क्वेश्चन है आज हमारा, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन माना जाएगा। देन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये जाता है, गर्ल्सवर्थी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज। तो आपको बताना है कि गर्ल्सवर्थी ने जो अपना लिटरेरी कैरियर बिगिन किया था वो किसके थ्रू किया था, एज अ जर्नलिस्ट, अ ड्रामेटिस्ट, अ नॉवलिस्ट और अ पोएट। सोच लीजिए, फिर आप जल्दी से मुझे बताइए। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉवलिस्ट। एज अ नॉवलिस्ट गर्ल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया था। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट की फैक्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो गर्ल्सवर्दी का फ्रेंड टाइम पीरियड है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1867 से 1933 तक माना जाता है। और इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1929 को, और 1932 को इनको मिला था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इनका सूडोनेम जो माना जाता है वो जॉन सेंट जॉन से, मीन्स ये स्टार्टिंग में अपने वर्ड्स अब एक सूडोनेम से लिखते थे, जो कि जो नेम था वो जॉन सेंट जॉन था। और इनका फर्स्ट नॉवेल जोसलिन को माना जाता है, और फर्स्ट प्ले माना जाता है द सिल्वर बॉक्स को, जो 1906 में आया था। जोसलिन आया था 1899 में। और बट इनका अगर फर्स्ट नॉवेल पूछ ले तो फ्रेंड जोसलिन बताना है, बट अगर फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल पूछ ले तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी को बताना है, जो 1906 में ही आया है। मीन्स इनका फर्स्ट प्ले तो द सिल्वर बॉक्स 1906 में आया है, और इनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल भी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी भी 1906 में आया। बट दोनों ही क्वेश्चन में अंतर है फ्रेंड। अगर फर्स्ट नॉवेल ओनली पूछ रहा है तो आपको जसलीन करना है, बट अगर फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल पूछ ले रहा है तो आपकी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी करना है। आई होप आपको की फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नोवेला इज़ अ वर्ड फ्रॉम। आपको बताना है जो ये नोवेला वर्ड है वो कहाँ से आया है, इंडिया से आया है, फ्रांस से आया है, इटली से आया है, या फिर इंग्लैंड से आया है। तो आपको ये बताना है राइट आंसर। तो फ्रेंड, जो नोवेला वर्ड आया है वो कहाँ से आया है फ्रेंड, इटली से आया है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मास्क रिटन बाय मिल्टन। तो आपको बताना है एक मास्क है जो मिल्टन द्वारा लिखा गया है, बहुत ही फेमस मास्क है, तो उसका नेम क्या है। ऑप्शन ए इज़ कॉमर्स, ऑप्शन बी इज़ एडियोपैजिटिका, ऑप्शन सी लिसिडस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉमर्स, जो कि एक मास्क है। और फ्रेंड, इसका फुल टाइटल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल टाइटल है अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कासल 1613 4। इसका फुल ये टाइटल है। इट प्रेजेंट इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी, ये ऑनर ऑफ चेस्टिटी को प्रेजेंट करता हुआ एक मास्क लिखा गया है जॉन मिल्टन के थ्रू। इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1634, ये 1634 में फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हुआ था फ्रेंड। मीन्स इसको कराया गया था, कहाँ पास कराया गया था, लुडलो कासल में कराया गया था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस वर्क है। और ये पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी।
पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ये 12 बुक में डिवाइड है फ्रेंड, एंड इसको ऑटोबायोग्राफिकल के पैसेज के लिए इसको नोटेबल माना जाता है, और इसको ग्रैंड स्टाइल में बोला है अर्नोल्ड ने। आई होप आपको इतना कुछ काफ़ी समझ में आया होगा। और इसको फर्स्ट टाइम मतलब इसको लिखना मिल्टन ने स्टार्ट किया था 1658 में, और इसको कंप्लीट किए थे पैराडाइज लॉस्ट को 1665 में, और पब्लिश करवाया गया था इसको 1667 में। तो आई होप सबसे ज़्यादा जो मिल्टन से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड वो पैराडाइज लॉस्ट से ही बनते हैं। तो मैंने पैराडाइज लॉस्ट का आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। तो फ्रेंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है। पुट इन द करेक्ट प्रपोजिशन वी हियर्ड ब्लैंक इट ब्लैंक आवर मीटिंग। तो आपको करेक्ट प्रपोजिशन सेलेक्ट करना है, आपको बताना है करेक्ट प्रपोजिशन इस लाइन में कौन सा होगा। तो फ्रेंड ये सिंपल सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वी हियर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग। तो ये कुछ है ही नहीं, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, तो आपको ये सब तो याद करना पड़ेगा। ये सिंपल सा, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 और आज का पांचवा क्वेश्चन। Question 45 to 49, the following sentences are given with blank spaces. Choose the correct alternative to fill in the blank. आई होप आप समझ पाए होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट होता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू। तो आपको यहाँ पास बताना है जिसका आंसर मैं गलती से दिख गया है, इसका आंसर होगा 2C। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। तो फ्रेंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 और आज का 6th क्वेश्चन। ही सेज ही इज़ नॉट फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट जो फिल इन द गैप भरा जाएगा वो कौन सा है। ऑप्शन ई कट अप, ऑप्शन बी कट ऑफ, ऑप्शन सी कट डाउन, ऑप्शन डी कट आउट। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। सिंपल सा इसका राइट आंसर कट आउट होगा। ही सेज ही इज़ नॉट कट आउट फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। ही इज़ रिपेयरिंग हिज कार विथ अ व्यू ब्लैंक इट है। तो आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए टू सेल, ऑप्शन बी टू सेलिंग, ऑप्शन सी फॉर सेलिंग, ऑप्शन डी टू हैव सोल्ड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो सिंपल सा होगा ऑप्शन ए होगा टू सेल। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 अवर जस्ट अ सेकेंड। Our school library boasts of many edition of the classical writers। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसमें फिट होगा। तो ऑप्शन ए ओल्ड एंड एंसेंट, ऑप्शन बी एंसेंट एंड एंसेंट, ऑप्शन सी एंसेंट एंड न्यू, ऑप्शन डी ओल्ड एंड ओल्ड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ये भी बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। बिकॉज हम कह सकते हैं अवर स्कूल library boasts of many old editions of the ancient classical writers। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के साइड। As sheep are to a flock, so are cattle to a। आपको बताना है कि अगर सिप के एक झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं तो कैटल के झुंड को हम क्या कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी, तो आप बता सकते हैं आराम से। ऑप्शन ए स्वॉर्म, ऑप्शन बी मल्टीट्यूड, ऑप्शन सी पैक, ऑप्शन डी हेड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हेड। जो हम कहते हैं वो किसको कहते हैं, जो कैटल का जो झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे हम जंप करते हुए आते हैं। नेक्स्ट टू हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हमने अपने प्रैक्टिस के थ्रू आज मेरा हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुआ। मीन्स हमने 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आज कर लिए और आज हम पूरे 60 क्वेश्चन करेंगे, है ना। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरली टचिंग इज। तो आपको बताना है कि इसमें क्या करना है, मतलब इसका मतलब आगे अगर उसको नेक्स्ट तो कर किया जाएगा बट नॉट नेसेसरी टचिंग इज, तो इसको क्या कहेंगे। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है आप लोगों को बट इजी है। ऑप्शन बी एडजेसेंट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51। पोएटिक जस्टिस वॉज अ टर्म क्वाइंड बाय।
आपको बताना है ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, पोइटिक जस्टिस। ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन बी जियोफ्रे लीच, ऑप्शन सी जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन डी थॉमस राइमर। तो आपको बताना है राइट आंसर फ्रेंड इसका क्या होगा। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर सैमुअल जॉनसन है। पोइटिक जस्टिस जो टर्म क्वाइन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड, सैमुअल जॉनसन के द्वारा ये टर्म क्वाइन किया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा अगेन एंड अगेन एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस फ्रेंड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही है। मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन पूछने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपको क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका और साथ में उसके की फैक्ट एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग द फॉलोइंग बोल्ड वर्ड इज द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस। आप आगे के जो क्वेश्चन, ये वाले जो 52 क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है क्या, करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस बताना है। तो चलिए हम चलते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, ऑप्शन बी द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, ऑप्शन सी दी फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, ऑप्शन दी फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर। तो आपको बताना है कि इन चारों में से द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर में से एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस कौन सी है। तो एडवर्बियल पूछिए है, सिंपल सा है कि एवरीवेयर ही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एवरीवेयर ही है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी फॉर दैट कि आपको आंसर दिख गया, बट ये आंसर सबके जबान पे सबके लिप पे ये रटा होगा, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, आपको बताना है शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ। ऑप्शन ए 1574, ऑप्शन बी 1563, ऑप्शन सी 1564, ऑप्शन डी 1589। तो आपको तो बताना है राइट आंसर। तो मैं थोड़ा सा आप बता लो, फिर मैं राइट आंसर इसका थोड़ा सा की फैक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1564 है। और थोड़ा सा मैं इसका की फैक्ट बताना चाहूँगी कि इनका जन्म जो विलियम शेक्सपियर का हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। अब सोच रहे होंगे कि एवॉन क्या है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज एवॉन मीन्स। तो एवॉन क्या फ्रेंड, वहाँ पास जो वो काउंटी थी वहाँ के रिवर का नेम एवॉन था। तो ये एवॉन जो हो गया रिवर का नेम हो गया इन द काउंटी ऑफ वॉरविकशायर। कभी कभी काउंटी का नेम भी पूछ लिया जाता है, तो वॉरविकशायर। ही वॉज बैप्टाइज्ड, ये आप मीन्स बर्थ के 3 डेज बाद इनको बैप्टाइज किया गया था। इंग्लिश सिविलाइजेशन में 3 डेज बाद उनका नामकरण होता है, तो बस वही बैप्टाइज मीन्स नामकरण करना होता है। तो 26 अप्रैल को ही 1564 में ही होली ट्रिनिटी चर्च में इनको कहाँ बैप्टाइज किया गया था, जो कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में ही है। और उन फ्रेंड अगर इनकी हम बात कर लें मोस्ट फेमस वर्क, तो इनके मोस्ट फेमस वर्क जो माना जाता है 4 ग्रेट ट्रेजेडी हुकम को माना जाता है। एक बार हम हुकम का ईयर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो हुकम का फ्रेंड जो ईयर है वो है, जैसे कि हम यहाँ पास हुकम लिख दे रहे हैं ना, जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ऐसे ही सीक्वेंस आप याद करेंगे हुकम का। तो कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हुकम का जो सीक्वेंस है फ्रेंड, इसको आप 1 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, एंड इसको आप 5 कर दीजिए, एंड इसको 6 कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका हो गया कि जो आपका हैमलेट है वो 1601 में लिखा गया है, ओथेलो है 1604 में लिखा गया है, और जो किंग लियर है वो 1605 में लिखा गया है, और जो मैकबेथ है वो 1606 में लिखा गया। और फ्रेंड यहाँ पास तो 4 ग्रेट ट्रेजेडी की बात हो गई। तो नेक्स्ट हमारा जो ये आता है कि इनका डेथ कब हुआ था। इनका डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1660 को। तो आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। देखिए 23 अप्रैल को इनका बर्थ भी हुआ था और डेथ भी हुआ था, बट ईयर चेंज है, बस इनका बर्थ हुआ था 1564 में, उनका डेथ हुआ था 1616 में। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड हमारा आज का
54 क्वेश्चन है। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी। अब कह रहे हैं ये बहुत ही अच्छे लाइन है, सॉलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी। तो आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है वो किस वर्क से लिया गया है और किसके द्वारा ये वर्क लिखा गया है। तो ऑप्शन ए पैराडाइज रीगेंड, ऑप्शन बी लिसिडस, ऑप्शन सी पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन डी कॉमर्स। तो फ्रेंड ये चारों ही वर्क जो लिखा गया है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी, तो ये है पैराडाइज रीगेंड का, है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैं थोड़ा सा पैराडाइज रीगेन का क्या करती हूँ, आपको थोड़ा सा की फैक्ट बता देती हूँ। सॉलिट्यूड समटाइम्स बेस्ट पॉलिसी मुझे लग रहा है, बट इसमें सोसाइटी लिखा हुआ है, थोड़ा क्लियर नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सोसाइटी होगा कि पॉलिसी होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मीन्स क्या कभी कभी इंसान गलत हो सकता है। तो मैं इसका थोड़ा सा पैराडाइज रीगेन का मैं आपको थोड़ा सा की फैक्ट बताना चाहूँगी। पैराडाइज रीगेन इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स इन 4 बुक्स। ओके फ्रेंड, फर्स्ट पब्लिश इन 1671 बाई जॉन मैकॉक। जॉन मैकॉक की स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। जॉन, इनकी स्पेलिंग कभी कभी आ जाती है, मीन्स कि पूछ लिया जाता है कि पैराडाइज रीगेन किसके द्वारा पब्लिश करवाया गया था। तो जॉन ए मैकॉक, COCK, MACOCK। ओके फ्रेंड, और ये कितने बुक में आया था फ्रेंड? 4 बुक में आया था। फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था 1671 में। 1671 में एक और वर्क पब्लिश हुआ था, वो था सैमसन एगनिस्ट। ये भी वर्क पैराडाइज रीगेन के साथ में ही हुआ था 1671 में ही। आई होप इतना आपको काफ़ी मतलब ठीक है, इतना की फैक्ट इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। और फ्रेंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि पैराडाइज रीगेन बुक को जो माना जाता है, ये जॉन मिल्टन की सबसे फेवरेट बुक मानी जाती है उनके ऑल वर्क्स में से। मीन्स उनके जितने भी उन्होंने अभी तक जितने भी उन्होंने अपने लाइफ टाइम में वर्क्स लिखे थे, उसमें वो कह रहे थे कि पैराडाइज रीगेन मेरी फेवरेट बुक है। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि मिल्टन्स की फेवरेट बुक कौन सी है, आपको सीधे राइट आंसर करना है पैराडाइज रीगेन पे। और आपका आज का ऑप्शन भी है पैराडाइज रीगेन, मीन्स ये राइट आंसर है। तो हम करते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्लूरल फॉर मैन सर्वेंट इज। तो आपको बताना है मैन सर्वेंट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए मैन वर्कर्स होगा, ऑप्शन बी मैन सर्वेंट्स होगा, ऑप्शन सी मैन सर्वेंट होगा, ऑप्शन डी मेन सर्वेंट होगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक ही नहीं है। मैन का बस क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म मेन बन गया है और सर्वेंट का सर्वेंट ही है, तो एक्सप्लेन करने लायक इसमें कुछ है ही नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 56। सी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द बोल्ड वर्क। आपको बताना है कि जो ये जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, ये जो आपका स्लिप्ड वर्ड लिखा हुआ है बोल्ड से, वो कौन से मीन्स इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ब का फॉर्म है। तो क्या ये ऑप्शन ए ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑप्शन बी इनट्रांजिटिव वर्ब है, ऑप्शन सी ये रेगुलर वर्ब है, या फिर ऑप्शन डी वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर भी सिंपल सा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इनट्रांजिटिव वर्ब। अब फ्रेंड थोड़ा सा मैं ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव आपको कन्फ्यूजन होती होगी, मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूं। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब को क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ता है, बट इनट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देन। ओके, तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। जैसे कि ट्रांजिटिव का एक और एग्जाम्पल ले ले, बी लाइक द मैच, ये हो गया ट्रांजिटिव। बट इनट्रांजिटिव जैसे हो गया बी अराइव्ड इन द आफ्टरनून, ये हो गया इन ट्रांजिटिव, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी ना। सी स्लेप्ट साउंडली, ये भी क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन 57 एंड 58, फिल इन द गैप्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको करेक्ट प्रेपोजिशन एग्जाम में भर के आते हैं, तो आपको प्रेपोजिशन तो याद करना ही पड़ेगा। कुछ तो ऐसे लग जाते हैं, बट कुछ फिक्स प्रेपोजिशन भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चेस्ड बाय द डॉग द थिप रन द अक्रॉस द लॉन। तो इसका राइट आप ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। ऑप्शन ए अक्रॉस, ऑप्शन बी अराउंड, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी थ्रू। समझाने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, मुझे लगता है कि मैं आपका वीडियो मात्र 15 मिनट में कंप्लीट कर दूं, बट क्या होता है कि मैं की फैक्ट एक्सप्लेन करने में इतना भाव विभोर हो जाती हूँ, सोचती ये भी बता दूँ कि आपके एग्जाम में कुछ भी छूटे ना। आई होप आपको की फैक्ट बताना अच्छा लगता होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है
वो ऑप्शन ए है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं, तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन आता है क्वेश्चन नंबर 58, ही वैनिश्ड द डार्कनेस। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन लगेगा। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी इन टू, ऑप्शन डी थ्रू। तो आप सोच लीजिए फिर एक्सप्लेन करिए। तो वैनिश के साथ फ्रेंड जो हमेशा प्रपोजिशन यूज़ होता है वो इन टू यूज़ होता है। ही वैनिश्ड into the darkness. Option C is right answer. Question number 59. To refurbish is, तो आप कह सकते हैं कि टू रिफर्बिश को हम और किस नाम से भी बुला सकते हैं। ऑप्शन ए टू रिपेयर, ऑप्शन बी टू सर्वे, ऑप्शन सी टू अप्लाई, ऑप्शन डी टू रिनोवेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा है, टू रिफर्बिश मीन्स होता है किसी चीज़ को फिर से नया करना, है ना। टू रिनोवेट, टू रिनोवेट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर 60, पंचुएट करेक्टली, अमरीश शर्मा इज द मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि इसमें आंसर मोस्टली होना चाहिए था नन ऑफ द एबव, बट इसका जो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए अमरीश शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, ऑप्शन बी अमरीश शर्मा एज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, अमरीश शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। ये सारे सेम ही हैं, मतलब इनसे भी क्या ही बोल सकते हैं। तो बट जो एग्जामिनर ने मतलब जो बुक में हमारे दिया गया है वो ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को राइट माना है। अमरीश शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से करेक्ट पंचुएट इसमें कौन सा बैठता है। तो फ्रेंड आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बट हमारे पास क्वेश्चन अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, इसको आपको कंप्लीट कराना है, बट वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आई होप आज की वीडियो और आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और जो मैंने इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया है वो भी बहुत अच्छे लगे होंगे, और मेरे पढ़ाने का तरीका भी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जो कि मैं आगे जितने भी वीडियोस इसके पार्ट वाइज लेकर आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।